गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिल्डन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जो सिंबल पढ़ रहे थे और हमने 7 सिंबल कर लिए थे मोनोप्थोंग्स के। अब 7 से हम आगे लिखते हैं। 8वां सिंबल देखते हैं कौन सा है। छोटे ऊ के बाद अब अगला जो सिंबल है वो है बड़ा ऊ। बड़े को एक वर्ड लिखते हैं जैसे फूड, FOOD। इसको हम क्या पढ़ते हैं? फूड। क्या पढ़ते हैं? फूड। तो यानी ये जो डबल ओ है ये बड़े ऊ की साउंड बना रहा है। तो इसका फोनेटिक कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि एफ का लिखेंगे एफ वापिस और डबल ओ, यानी ये बड़े ऊ की साउंड बना रहा है। तो इस बड़े ऊ की साउंड को डबल ओ की जगह लिख देंगे। और जैसे ऐसे लिखेंगे हमने फूड, तो जो ड है उसका साउंड बनता है डी, तो इसको लिखेंगे फूड। 9 नंबर। उसके बाद ए, तो एक वर्ड जैसे सेट, SET, इसको हम पढ़ते हैं सेट। तो सेट का सिंबल कैसे बनेगा? एस का लिखेंगे एस, यानी जैसा है वैसा का वैसा ही इसका सिंबल बनेगा। नंबर 10 आई का बनेगा जैसे CATCH, इसको हम क्या पढ़ेंगे? काइच। तो ये सी है, सी का क्या बन रहा है? कै, तो कै का हम सिंबल लिखेंगे के, फिर आगे जो मात्रा बन रही है वो ऐ की, काइच, और चै को सिंबल के रूप में लिखते हैं ऐसे, काइच। उसके बाद 11 नंबर है ओ का सिंबल जैसे पोट, एक वर्ड है POT, तो इसको लिखेंगे। और लास्ट है 12 नंबर औ, जो औ की साउंड निकालता है। जैसे हम पढ़ते हैं कोल वर्ड को CALL, इसको हम क्या लिखेंगे? कोल, सी कोल। तो कै का लिखा के, औ की मात्रा और एल। तो इस प्रकार आपके समझ में आया होगा कि ये इन सिंबल्स का कितना महत्व है। और साउंड, इन सिंबल्स को याद करने के बाद हम साउंड को पहचान सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़े थे 12 मोनोप्थोंग्स। और अब हम पढ़ेंगे डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होता है कि मोनोप्थोंग्स में से आपस में से मोनोप्थोंग्स को आपस में मिलाकर जो ध्वनि तैयार की जाती है, जो ध्वनि बनती है, उसको हम क्या कहेंगे? डिप्थोंग्स। और इनकी संख्या कितनी है? 8। तो नंबर 1 पहला है AE, यानी AE। तो इसका जो फोनेटिक सिंबल होगा वो ये होगा AE। नंबर 2 औ, औ का जो साउंड होगा वो ये बनेगा। और नंबर 3 है AE, AE। और जो नंबर 4 है AU, इसका जो साउंड बनेगा वो ये बनेगा। नंबर 5 OE, और इसका जो साउंड बनेगा, जो सिंबल बनेगा वो ये बनेगा OE। नंबर 6 है वो है EA, EA को हम लिखेंगे ऐसे। और नंबर 7 जो है वो है A, और A का साउंड बने, जो सिंबल है वो ये बनेगा। नंबर 8 और लास्ट वो है ऊ ए, यानी इसका सिंबल है वो लिखेंगे ऐसे। तो कुल मिला के हम इसको देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में कुल जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। और उनकी जो स्पीच साउंड बनती है वो कितने हैं? 44। और 44 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वावल साउंड में हमने फिर 2 भागों में बांटा, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स को हमने बताया ये कि ये 12 होते हैं और डिप्थोंग्स होते हैं 8। तो इन सभी का सिंबल के रूप में नॉर्मल रूप से हमने जाना है। इसी प्रकार जो कॉन्सोनेंट बच गए वो कितने हो गए? 24। तो 24 कॉन्सोनेंट के सिंबल को भी हम जानेंगे, लेकिन ये
मुख्य रूप से वावल साउंड को जानना ज़रूरी था, क्योंकि हमने शुरुआत में आपको ये बताया था कि किसी वर्ड को बनाने के लिए वावल होना आवश्यक है। तो एक जैसे वर्ड था एक ट्राई, TRY, इसमें कहीं भी आपको AEIOU नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हमने इसमें निकाला कि A की साउंडें निकल रही है। तो वावल साउंड पढ़ना हमारे लिए आवश्यक था। अब आप इसको एक बार उतारिए, फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखो, अब तक हमने जाना है सिंबल, यानी वॉवल साउंड के जो जितने भी सिंबल थे 20 कुल 20, उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कि स्पीच की सबसे जो छोटी साउंड होती है उसे क्या कहते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्पीच की सबसे छोटी साउंड, यानी एक लेटर को जब हम उच्चारण, उस एक लेटर का उच्चारण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। मैं लिखता हूँ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीच की सबसे छोटी इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोनिम, PHONEME। कैसे फोनिम, और स्पीच की सबसे छोटी साउंड कैसे हुई। जैसे एक वर्ड है सिप, SIP, तो हम कह सकते हैं कि इन सिप में जो केवल S वर्ड है यह सबसे इसकी छोटी इकाई है। दूसरा, इसी प्रकार सिप के बाद हम लिखते हैं जिप, इन जिप, कहने का मतलब जो जिप वर्ड है उसमें केवल जड़ को जब उच्चारित किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फोनिम कहेंगे, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, फोनिम। तो एक तो हो गया सीधे एस का कोई अर्थ थोड़ी निकल रहा है, मैंने ये पढ़ा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए स्पीच, उसको क्या कहेंगे, फोनिम, यानी केवल एस का अभी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड जिसका अपना स्वयं का अर्थ हो उसको क्या कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, इसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, इसको कहेंगे मॉर्फीम, MORPHEME, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, इसको तो कहेंगे फोनिम, और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहेंगे। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा अनलाइकली, इसमें अन का अर्थ अलग है, डिक्शनरी में खोजेंगे तो अलग निकलेगा, लाइक एक अलग वर्ड है तो LY अलग है, तो 1 2 3, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनलाइकली जो वर्ड है वो कितने मॉर्फीम रखता है, 3। तो कह सकते हैं अनलाइकली वर्ड कंटेन्स 3 मॉर्फीम। देखो तो बच्चों, इस प्रकार हमने स्पीच साउंड का जो सामान्य अध्ययन था वो किया कि जो फोनेटिक सिंबल थे, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स, उनके सिंबल के बारे में हमने सभी के बारे में जाना, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहते हैं फोनिम, उसके बारे में अध्ययन किया और इसको समझा भी कि सबसे छोटी इकाई स्पीच की कैसे हो सकती है। जैसे सिप वर्ड है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अब अकेले एस का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अन जो शब्द है वो किसी दूसरे वर्ड के पहले लेकर उसके अर्थ में चेंज कर सकता है। अनलाइकली, तीनों में LY केवल डिक्शनरी में लगाओगे तो भी इसका अर्थ निकलेगा, लाइक भी वर्ड होता है खुद, अन का भी अपना अस्तित्व है, तो अनलाइकली जो वर्ड है उसमें कितने मॉर्फीम हुए, 3। तो ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि फोनीम क्या होता है और मॉर्फीम में क्या होता है, यानी इसका स्पष्ट उदाहरण है कि अनलाइकली वर्ड में कितने जो मॉर्फीम है वो 3, अन, लाइक और LY, ये तीनों वर्ड। अब हमने इससे जो पिछला वीडियो आपने देखा था, पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले अध्ययन किया था अल्फ़ाबेट का, और वो बताए थे हमने कि वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट से हमने बनाया था वर्ड, अब वर्ड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सेंटेंस। तो अपनी अगली इकाई क्या होगी, सेंटेंस। अब सेंटेंस
क्या होता है, सेंटेंस की पहले डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं उससे अपने चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तकें पढ़ रहा है। यहाँ पर जो ही है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग है ये मैन वर्ब है, और ये बुक है ये नाउन है। अब देखो ही का, इज का, रीडिंग का, ए का, बुक का, इन सब का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब इनको हमने एक सीक्वेंस में रखा तो इसका एक अर्थ निकल रहा है कि वह पुस्तकें पढ़ रहा है। तो सेंटेंस की परिभाषा अपने आप बन गई कि जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का जब कोई अर्थ निकलता हो तो उसे हमें सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, सेंटेंस को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से, दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का जब कोई अर्थ निकलता हो तो सेंटेंस कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। अब इस वापस चर्चा करते हैं सेंटेंस की। तो इस सेंटेंस को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग तो ये हो गया सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट से आगे वाला पार्ट बच गया। तो जो एक तो सब्जेक्ट हो गया और एक क्या हो गया, सब्जेक्ट से आगे वाला भाग। तो जो दो भाग हो गए इसके भी, यानी कहने का मतलब हम सेंटेंस को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, PREDICATE। सब्जेक्ट क्या होता है कि काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कर्ता। हिंदी में आपने जो उद्देश्य और विधेय पढ़े हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में आगे जो कुछ भी कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो किसके अंतर आएगा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपने जाना। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की परिभाषा पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। अब देखो हम पढ़ रहे थे सेंटेंस, और सेंटेंस के जो दो पार्ट थे उन दोनों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, और सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो डिवाइड किया था सब्जेक्ट, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। एक तो जाना हमने सब्जेक्ट, और एक के दूसरा सब्जेक्ट के अलावा दूसरा पार्ट है इसका प्रेडिकेट। एक सेंटेंस हमने पढ़ लिया, ही इज रीडिंग ए बुक। इस सेंटेंस में जो ही है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इज है ये है हेल्पिंग वर्ब, ये रीडिंग है ये है मैन वर्ब, और ये बुक है ये है क्या, नाउन। तो इसमें ये ही है, ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, यानी ही के अलावा जो भी बच गया इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट से पहले, प्रेडिकेट के अलावा जो भाग बच गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में हमने प्रत्येक चीज़ को अलग अलग लिखा है कि ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है, इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग है वो क्या है, मैन वर्ब, और बुक है वो क्या है, नाउन। तो अब अगर इनकी परिभाषा हम लिखनी चाहें
तो रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। और पढ़ने का काम कर कौन रहा है? ही। तो कहने का मतलब अपनी परिभाषा ये होगी, काम को करने वाला या कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। देखो वैसे इंग्लिश में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम एक परिभाषा दे दें या कोई एक रूल बता दें कि वो सभी पर लागू। एक्सेप्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप एक सेंटेंस में इसी में एक्सेप्शन की बात करूं कि आप अगर ये लिखो, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब आपका सवाल ये होगा कि इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो बात सही है, इसमें काम क्या है? काम तो शून्य है, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो सीधी बात बता रहा है कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इस फ्रेंड के साथ ये अपना रिलेशन तो प्रकट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट है वो केवल काम को करने वाला नहीं होकर ये रिलेशन भी प्रकट करता है। यानी स्टेट व रिलेशन भी सब्जेक्ट बताता है। यानी जिसके साथ अपना रिलेशन बताया जाए वो क्या हो गया? जिसके साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं हम सेंटेंस के अंदर, वो क्या होता है? उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय। इसमें भी काम शून्य है, लेकिन इसमें भी ही है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ही के अलावा जो कुछ बच गया वो हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छी तरीके से समझ आया। अब प्रेडिकेट के बारे में हम जानेंगे। तो सब्जेक्ट की परिभाषा लिखने के बाद अब लिखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। वह प्रेडिकेट कहलाता है। कहने का मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी आगे का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? प्रेडिकेट के अंदर। किसके अंदर आएगा? प्रेडिकेट के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि हमने इस सेंटेंस में भी देखा, इसमें भी देखा, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या होती है? वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो इस प्रकार हमने सब्जेक्ट व प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने के बाद ये जाना है कि प्रेडिकेट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? वर्ब की। क्योंकि वर्ब ही सेंटेंस का निर्धारण करती है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो किस टेंस की है। जैसे इस सेंटेंस को देखें तो इज और रीडिंग, यानी इज एम आर में से ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है इज, और रीडिंग ये रीड की फोर्थ फॉर्म, यानी रीड प्लस ING, ये फोर्थ फॉर्म होगी इसकी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हमें बता रहा है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सबसे जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो कौन सा है? वर्ब। क्योंकि वर्ब ही डिफाइन करती है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो वर्ब, अब हम वर्ब की परिभाषा देखते हैं। वर्ब क्या चीज़ होती है? वर्ब क्या चीज़ होती है? यानी वर्ब कार्य का होना दर्शाती है। वर्ब किसी कार्य का होना दर्शाती है। अतः वर्ब को हम डूइंग वर्ड कह सकते हैं। अतः वर्ब को हमें डूइंग वर्ड कह सकते हैं।
अतः हम वर्ब को क्या कह सकते हैं, डूइंग वर्ब। वर्ब क्या, सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट पढ़ा, और प्रेडिकेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या है, वर्ब। और वर्ब क्या करता है, वर्ब किसी कार्य का होना दर्शाती है, अतः वर्ब को हम डूइंग वर्ड कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ब किस प्रकार किसी सेंटेंस का टेंस डिफाइन कैसे करती है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, ही सेम सेंटेंस में फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस लिख के मैंने ही ब्लैंक्स गो टू स्कूल, ही खालिस्तान गो टू स्कूल, यानी सभी में मैंने ब्रैकेट के अंदर गो है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख रखा है, और आगे का पूरा कंटेंट तो इसमें भी ही सब्जेक्ट है, इसमें भी ही सब्जेक्ट है, इसमें भी ही सब्जेक्ट है, इसमें भी ही है, इसमें टू स्कूल टू स्कूल टू स्कूल टू स्कूल। जब तक हम वर्ब, यानी ये चारों एक जैसे, ये सारे एक जैसे हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट भी का एक जैसा है, लेकिन जो वर्ब वाला मैंने जो स्थान खाली छोड़ रखा है, ये वर्ब ही डिफाइन करेगी कि हम इसके अंदर जो वर्ब भरेंगे वो वर्ब ही बताएगी कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। जैसे पहले मैं बढ़ता हूँ, ही गोज टू स्कूल। अब आप कह सकते हो कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, क्यों कि ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, फिर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे राम है, श्याम है, ये सिंगुलर नाउन होगी। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने जो गो वर्ब है इसका सिंगुलर रूप बना दिया गोज, तो ही गोज टू स्कूल। आगे वाले में भर सकता हूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू का हो गया, क्यों कि इज एम आर वे से ये इज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और गो के मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो ये बन गया ही इज गोइंग टू स्कूल, वह गांव जा रहा है। कहने का मतलब इस सेंटेंस से हमें अभिप्राय हो रहा है कि ये काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी है, और ये इसकी रेगुलर ड्यूटी भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है, यानी इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। इसके अंदर हम लिख सकते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट को अभिव्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये ही टू स्कूल, ही टू स्कूल, ये सब इन चारों सेंटेंस में सेम है, लेकिन ये जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो मैन वर्ब है, ये इस बात को डिफाइन कर रही हैं कि ये सेंटेंस है वो ना तो सिंपल प्रेजेंट का है ना प्रेजेंट कंटिन्यू का है, तो किसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्यों कि हैज़ के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। अगर इसके अंदर नीचे वाले में भर सकते हैं वेंट, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूले गया। अब हम कह सकते हैं ये सिंपल है पास्ट का है। इसी प्रकार हम इसके लिख सकते हैं ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। कहने का मतलब एक हमने मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बाकी सभी वर्ड एक जैसे होने के बाद भी हम इन सभी सेंटेंस को अलग अलग टेंस के बारे में बता सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये सिंपल पास्ट का है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ये पास्ट परफेक्ट का है, और ये सिंपल फ्यूचर का है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि किसी कार्य को करने वाला या रिलेशन बताने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है आगे वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में भी सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो क्या होता है, वर्ब। सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, वर्ब। इसीलिए हम वर्ब को कहते हैं, जो वर्ब है वो कार्य का होना दर्शाती है, यानी किसी काम का करना या होना जो प्रकट करता है वो क्या कहलाती है, क्रिया। इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्ब, और वर्ब को इसलिए हम क्या कह सकते हैं, डूइंग वर्ड कह सकते हैं। इन सेंटेंस के आधार पर, इन सेंटेंसों के आधार पर हमने ये चीज़ को सीखा है कि ये जो सेंटेंस है वो इस टेंस का है, जिसको इसमें कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का है,
ये प्रेजेंट कंटिन्यू का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये सिंपल पास्ट का है, ये पास्ट कंटिन्यू का है, ये पास्ट परफेक्ट का है और ये सिंपल फ्यूचर का है। तो इसको एक बार आप उतारिए अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखो, हमने इन 8 सेंटेंसों के आधार पर पढ़ा था कि वर्ब का कितना महत्व होता है। तो अब हम वर्ब को क्लासिफिकेशन करेंगे कि वर्ब को हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं, वर्ब को किस किस आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ब को लिखता हूँ ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर, यानी बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर मैं वर्ब को 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन सी? एक तो ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कौन सी की? TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इनको पहले समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सहकर्मक और इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक, यानी शब्द के अंदर ही अर्थ छुपा है। सहकर्मक यानी जिसके साथ कर्म हो, कर्म सहित हो, और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक जिसमें कर्म न हो। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं, वे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, वे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस के अंदर जो ही है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्लेज क्या हो गई? मैन वर्ब। और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी इसका हम पैसिव बना सकते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो ये क्योंकि इसके अंदर क्या है? कर्म प्रयुक्त है, और ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेज होगी मैन वर्ब, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब प्ले वर्ब है वो अपने साथ क्रिकेट ऑब्जेक्ट को ले रही है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्ले वर्ब है वो कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, एक समझ में आने के बाद दूसरा तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि ये ट्रांजिटिव है, इसमें कर्म प्रयुक्त होता है, तो इंट्रांजिटिव में कर्म प्रयुक्त नहीं होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स जिनके साथ, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सी वो होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ही स्लीप्स, वह सोता है। तो ये ही क्या है? सब्जेक्ट है, और स्लीप ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी वो सारी क्रियाएं जो स्वाभाविक हो, जैसे हंसना, सोना, ये सारी जो रोना, ये सारी जो क्रियाएं क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ठीक है, तो अब आपके समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमने अभी बांटा है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर कौन सी? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगली जो वर्ब है वो सेकंड टाइप, ये 1 नंबर के आधार पर बांटा है हमने ऑब्जेक्ट के आधार पर। और जो सेकंड है वो हम बता दें, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILLIARY
ARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी का मतलब ऑक्सिलरी एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब ही कह सकते हैं। कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। इनका एक अन्य नाम एनोमलस फाइनाइट भी होता है। इनको एनोमलस फाइनाइट भी कहते हैं। किनको? ऑक्सिलरी वर्ब को। और ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है? एज ए हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम कह सकते हैं एनोमलस फाइनाइट, ANOMALUS, एनोमलस है फाइनाइट। यानी इनको एनोमलस क्यों कहते हैं कि एनोमलस फाइनाइट कौन सी होती हैं? वे वर्ब जो सेंटेंस को नेगेटिव व इंटेरोगेटिव बना सकें। वे वर्ब्स जो सेंटेंस को नेगेटिव व इंटेरोगेटिव बना सकें। तो हमने अभी पढ़ा था ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हमने अगला लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसी का नाम दिया हमने एनोमलस फाइनाइट। और एनोमलस फाइनाइट को इस प्रकार डिफाइन किया है कि वे वर्ब्स जो सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकें। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, एनोमलस फाइनाइट इन सब के बारे में समझ में आया होगा। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब को अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।